ज़रा सोचिए कि आप कनाडा में पढ़ाई करने के लिए लाखों रुपए का एजुकेशन लोन लेते हैं, कई साल मेहनत करके कोर्स पूरा करते हैं और अब आपको उम्मीद है कि अब पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी PGWP मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, लोन चुकाएंगे और कनाडा में अपना करियर शुरू करेंगे। लेकिन अगर पढ़ाई पूरी करने के बाद आपका वर्क परमिट ही रिजेक्ट हो जाए तो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हिल सकती है। ऐसा ही एक मामला इंडियन स्टूडेंट समीर के साथ सामने आया है, जिन्होंने कनाडा में पढ़ाई के बाद वर्क परमिट रिजेक्शन के बाद अपनी मुश्किल सिचुएशन के बारे में बताया है। सबसे बड़ी चिंता वाली बात तो ये है कि उन्होंने सबसे बड़ी चिंता ये जताई कि वो इस वजह से मामले को लीगली चैलेंज करने के लिए एक और लोन लेने की स्थिति में अब नहीं है। तो क्या बताया है समीर ने और ऐसे सिचुएशन में आपको इस मामले को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे, तो बने रहें वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं NBT टेक इट। समीर गहरवाल करीब 3 साल पहले एजुकेशन लोन लेकर कनाडा गए थे। उन्होंने पोर्टेज कॉलेज से अपना कोर्स पूरा किया और उन्हें उम्मीद थी कि ग्रेजुएशन के बाद उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिल जाएगी। इसके बाद वो कनाडा में काम करना शुरू करेंगे, लोकल वर्क एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते थे और अपने एजुकेशन लोन को रीपे करना चाहते थे। लेकिन उनका PGWP एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके जैसे कई पोर्टेज कॉलेज ग्रेजुएट्स को भी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट से जुड़े रिफ्यूजल्स का सामना करना पड़ता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि PGWP आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। कनाडा का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी एलिजिबिलिटी स्टडीज पूरी करने के बाद कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस हासिल करने का अपॉर्चुनिटी देता है। यही कैनेडियन एजुकेशन पाथवे का एक बड़ा अट्रैक्शन रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स डिग्री या डिप्लोमा के बाद कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस लेकर आगे अपने करियर और एलिजिबिलिटी के हिसाब से इमिग्रेशन ऑप्शन पर विचार कर सकते हैं। लेकिन हर कोर्स का यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का हर प्रोग्राम ऑटोमेटिकली PGWP एलिजिबल नहीं होता है, इसलिए कनाडा जाने से पहले सिर्फ कॉलेज या कोर्स देखकर एडमिशन ऑफर देखना काफ़ी नहीं है। उस स्पेसिफिक प्रोग्राम की पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क एलिजिबिलिटी भी चेक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समीर और दूसरे अफेक्टेड स्टूडेंट का डिस्प्यूट इसी एलिजिबिलिटी इशू से जुड़ा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन स्टूडेंट्स ने अपने कोर्सेज ऐसे समय में शुरू किए थे जब रूल्स के बाद में बदलाव हुए। अफेक्टेड स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनके चुने हुए प्रोग्राम्स उनके फ्यूचर वर्क परमिट एलिजिबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा सवाल ये बन गया कि जब उन्होंने एडमिशन लिया था तब उन्हें जिस पाथवे की उम्मीद थी, बाद में रूल्स या इंटरप्रिटेशन में बदलाव के कारण वो पाथवे क्यों प्रभावित हुआ। इस सिचुएशन का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट समझिए। अगर कोई इंडियन स्टूडेंट कनाडा जाने के लिए एजुकेशन लोन लेता है तो ट्यूशन फी के अलावा अकोमोडेशन, फूड, इंश्योरेंस, ट्रैवल और दूसरे लिविंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। स्टूडेंट्स की प्लानिंग अक्सर इस अजम्पशंस पर आधारित होती है कि ग्रेजुएशन के बाद वर्क परमिट मिलेगा, जॉब मिलेगी, सैलरी से लोन रीपेमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वर्क परमिट रिजेक्ट हो जाए तो इनकम का एक्सपेक्टेड सोर्स अचानक अनसर्टेन हो जाता है। समीर ने इसी फाइनेंशियली प्रेशर की बात करते हुए कहा कि वो लीगल चैलेंज के लिए अब दूसरा लोन लेने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने लोन रीपेमेंट के लिए मदद के लिए फंडरेजर भी शुरू किया। अब यहाँ पर पोर्टेज कॉलेज का भी पक्ष समझना जरूरी है। कॉलेज ने अफेक्टेड ग्रेजुएट्स के लिए क्लैरिटी हासिल करने की कोशिश करने की बात कही है और साथ ही ये भी कहा है कि वो IRCC यानी इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड कैनेडियन सिटीजनशिप के डिसीजंस को खुद बदल या फिर ओवरटर्न नहीं कर सकता। कॉलेज ने अफेक्टेड ग्रेजुएट्स को सर्टिफाइड इमिग्रेशन प्रोफेशनल्स के लिए एडवाइस लेने के लिए इनकरेज किया है। यानी फाइनल इमिग्रेशन डिसीजन कॉलेज के हाथ में नहीं है, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इस पूरे मामले से एक बहुत बड़ा लेसन निकलता है। अगर आप कनाडा में स्टडी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो केवल ये सोचकर कि कोर्स सिलेक्ट ना करें कि कनाडा जाकर पढ़ाई करूंगा और फिर आसानी से वर्क परमिट मिल जाएगा और उसके बाद आपको एडमिशन लेने से पहले प्रोग्राम की
PGWP एलिजिबिलिटी, करंट IRCC रूल, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट और आगे के वर्क ऑप्शन केयरफुली वेरीफाई करना चाहिए। रूल्स बदल सकते हैं और किसी पुराने सोशल मीडिया पोस्ट या एजेंट की जानकारी पर भरोसा करना रिस्की हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी कनाडा में स्टूडेंट हैं तो अपने स्टडी परमिट कंडीशंस, प्रोग्राम स्टेटस और फ्यूचर वर्क परमिट एलिजिबिलिटी को ऑफिशियल IRCC इंफॉर्मेशन से एक बार ज़रूर रेगुलरली वेरीफाई करते रहें। खास करके अगर आप प्रोग्राम या इंस्टीट्यूशन की एलिजिबिलिटी को कोई अनसर्टेनिटी है या फिर समय रहते क्वालिफाइड इमिग्रेशन प्रोफेशनल से एडवाइस ज़रूर लें कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं ताकि आपको मदद मिल सके। इस कहानी का सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टूडेंट प्रॉब्लम समझना ज़रूरी सही नहीं है, ये उन हज़ारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वार्निंग है जो एजुकेशन लोन लेकर विदेश पढ़ने जाते हैं और अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटी से जोड़ देते हैं। कनाडा में स्टडी करने का डिसीजन लेते समय ट्यूशन फ़ी के साथ साथ ये भी कैलकुलेट करना ज़रूरी है कि अगर ग्रेजुएशन के बाद एक्सपेक्टेड वर्क परमिट या जॉब पाथवे उपलब्ध नहीं हुआ तो आपके पास लोन रीपेमेंट का क्या ऑप्शन होगा, क्या अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लानिंग है। इसलिए कनाडा में स्टडी डेस्टिनेशन चुनने से पहले 3 चीज़ें ज़रूर चेक करें। पहला, आपका एग्जैक्ट प्रोग्राम PGWP के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। दूसरा, उस समय लागू IRCC रूल्स क्या कहते हैं। और तीसरा, अगर वर्क परमिट नहीं मिला तो आपके पास फाइनेंशियल बैकअप क्या है, क्योंकि फॉरेन एजुकेशन सिर्फ एडमिशन और वीज़ा तक जर्नी नहीं है, बल्कि ग्रेजुएशन के बाद वर्क और फाइनेंशियल प्लानिंग भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट कनाडा में पढ़ाई करने की प्लानिंग कर रहा है या पहले से कनाडा में पढ़ रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्या पता आज की ये वीडियो उनके फ्यूचर में काम आ जाए। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।